नमस्कार मित्रों, आज हम कार्ल मार्क्स पे विचार विमर्श करेंगे। जैसा आप सबको विदित है कि कार्ल मार्क्स आधुनिक विश्व के महान चिंतकों में एक माने जाते हैं। इसका प्रमुख कारण ये रहा कि जो कार्ल मार्क्स की कलम से जो विचारों का प्रवाह उत्पन्न हुआ और उस विचारों के प्रवाह ने जो विश्व के अंदर एक क्रांति को जन्म दिया और उस क्रांति का मूल आधार था समाज के दबे कुचले वंचित वर्गों के कल्याण की बात की। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक विचारक के विचारों का एक मूल आधार होता है। उसी परंपरा में मार्क्स ने अर्थ को अपने विचारों का केंद्र बिंदु माना। मार्क्स का मत था कि अर्थ समाज के केंद्र में है और इस अर्थ के ऊपर ही समाज का पूरा ताना बाना खड़ा है और इस अर्थ के आधार पर ही उन्होंने अपने विचारों की श्रृंखला को आधार देते हुए विश्व को 5 युगों में विभक्त किया। बेटा एक बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद है। मार्क्स ने बताया कि सृष्टि के प्रारंभ में कोई वर्ग नहीं था। क्यों? क्योंकि उस वक़्त जो उत्पादन के साधन थे, आर्थिक ढांचा था, उसके ऊपर सबका समान स्वामित्व था। इसीलिए इस अवस्था को मार्क्स ने नाम दिया आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद का अर्थ हुआ कि उस वक़्त प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से प्रदत्त जो भी कंद मूल फल जो भी प्रकृति ने उसको दिया था, उन सब पे समान रूप से सबका आधिपत्य था। लेकिन जैसे ही समाज में अधिशेष उत्पादन अस्तित्व में आया, समाज 2 वर्गों में विभक्त हो गया, एक संचित वर्ग, एक वंचित वर्ग। ये संचित वंचित ही कालांतर में आगे जाके शासक और शोषित का स्वरूप ग्रहण करते हैं। इसके साथ ही मार्क्स कहता है कि आर्थिक ढांचे में भी बदलाव आते हैं, उसके अनुरूप ही समाज में वर्गों के नाम तय होते हैं, लेकिन स्वरूप वही रहेगा, संचित वंचित कह दें या शासक या शोषित कह दें। अब समाज में अगली व्यवस्था आई, उस व्यवस्था को मार्क्स ने नाम दिया दास समाज। इस दास समाज में भी 2 वर्ग हैं, एक स्वामी और एक दास। स्वामी के पास क्या है? समस्त भूमि पे नियंत्रण है, समस्त संसाधनों पे नियंत्रण है और वो अपनी इच्छा अनुसार दासों को खरीद सकता है, बेच सकता है। दास को निजी संपत्ति रखने का, स्वयं के ऊपर किसी भी प्रकार से चिंतन मनन करने का कोई अधिकार नहीं था। वो संपूर्णतः स्वामी की इच्छा पर ही निर्भर था और स्वामी चाहता तो ही उसका विवाह हो सकता था। यानी उसकी स्थिति तो वस्तु से भी ज़्यादा दुर्बल थी, ज़्यादा कमजोर थी। इसके बाद में समाज में अगला ढांचा आया, खेती का ढांचा आया और अब समाज आ रहा था, वो था सामंती समाज, जहाँ एक तरफ सामंत थे और दूसरी तरफ किसान थे। सामंत के हाथ में संपूर्ण भूमि के ऊपर नियंत्रण था, वहीं किसान अपना खून पसीना बहा के खेती कर रहा था। लेकिन इसके उलट जो फसल पैदा हो रही थी उस पर संपूर्ण स्वामित्व सामंत का है और जो किसान है उसके पास में भरपेट अनाज भी नहीं है। अगली फिर अवस्था आती है, समाज में उत्पादन का ढांचा बदलता है, आवश्यकताएं बदलती है। अब अगला ढांचा आ रहा है आपका पूंजीवादी ढांचा, जहां फिर 2 वर्ग बने, एक पूंजीपति और एक सर्वहारा। पूंजीपति के पास में क्या है? पूंजीपति के पास बड़े बड़े मॉल, उद्योग, कल कारखाने, इंडस्ट्रीज, इन सब के ऊपर पूंजीपति का नियंत्रण है। वहीं दूसरी तरफ कौन है? मजदूर, जहां
मजदूर वहाँ काम कर रहा है, मशीन की तरह काम कर रहा है, लेकिन उसके पास में किसी प्रकार से उत्पादन के ऊपर नियंत्रण या अपनी संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति का कोई संस्थागत ढांचा नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात और हमें समझनी होगी, जहाँ पूंजीवादी समाज से पूर्व के जितने भी समाज रहे, वहाँ उत्पादन केवल आवश्यकता पूर्ति के लिए हो रहा है, लेकिन पूंजीवादी समाज में उत्पादन हो रहा है अधिकाधिक लाभ प्राप्ति के लिए। और ये लाभ किसकी कीमत पे होगा? ये लाभ होगा सर्वहारा के शोषण की कीमत पर। अब शोषण को सहन करने की एक सीमा है, उस सीमा के बाद में मार्क्स कहते हैं सर्वहारा वर्ग जागेगा, उसमें चेतनाएं आएगी और वो क्रांति करेगा, और ये क्रांति रक्तपूर्ण होगी। यही समाज में उसने एक कॉन्सेप्ट दिया है, स्वयं में वर्ग, स्वयं के लिए वर्ग, क्लास इन इटसेल्फ, क्लास फॉर इटसेल्फ। स्वयं में वर्ग का अर्थ है कि जो शासक वर्ग है वो भी कई वर्गों में बटा हुआ है, और जो शोषित वर्ग है वो भी कई वर्गों में बटा हुआ है। लेकिन जैसे ही क्रांति का आगाज होगा तो क्या होगा? संपूर्ण विश्व दो ध्रुवों में बट जाएगा, एक तरफ शासक, एक तरफ शोषित। अब क्रांति होगी, रक्तपूर्ण क्रांति होगी, मार्क्स बताते हैं, और इस क्रांति में सर्वहारा की जीत होगी। मार्क्स कहते हैं अभी तक अस्तित्व में रहे सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स कहते हैं कि सर्वहारा के पास खोने के लिए अपनी बेड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है, और पाने के लिए संपूर्ण विश्व है। क्रांति में जीत के बाद में एक नया समाज आएगा, उसका नाम दिया है मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। यानी यहाँ शासक शोषित तो नहीं है, लेकिन यह एक टेंटेटिव व्यवस्था है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसका जन्म ही इसलिए हुआ है ताकि पूर्ववर्ती व्यवस्था तो समाप्त हो और आगामी व्यवस्था के बीज रोपित किए जा सकें। अब आगामी व्यवस्था आएगी, उस व्यवस्था का मार्क्स ने नाम दिया है साम्यवादी समाज। इससे पहले आपको ये बता दूं, जो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद है, इसको हम समाजवाद भी कहते हैं। समाजवाद का क्या उद्देश्य है? समाजवाद का उद्देश्य है कि जो समाज के दलित, वंचित, शोषित, उपेक्षित वर्ग है, उसका संपूर्ण समाज के ऊपर आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था थोड़े दिन ही चलेगी। इस व्यवस्था का मूल उद्देश्य है साम्यवादी समाज का निर्माण करना, स्थापना करना। इस पर तो साम्यवादी का अर्थ समझ लें। साम्यवादी समाज वह समाज है जहाँ उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष, इकाई विशेष का नियंत्रण न होकर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होता है। मैं राज्य नहीं बोल रहा हूँ, मैं व्यक्ति नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? संपूर्ण समाज का नियंत्रण होगा। यानी समाज व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराएगा और व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता के अनुसार कार्य करेगा। यानी समाज के अंदर एक समानता का वातावरण निर्मित होगा, जहां ना कोई शासक होगा, ना कोई शोषित होगा। यानी मार्क्स का अपनी कलम के माध्यम से एक मूल उद्देश्य रहा कि समाज में जो ये शोषण के बीज हैं उसको किस तरीके से समाप्त किया जाए। इसके लिए उसने एक वैज्ञानिक रूप से अपने विचारों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला प्रस्तुत की। इसलिए मार्क्स को हम वैज्ञानिक समाजवाद का जनक भी कहते हैं। और ये साम्यवादी समाज की अंतिम अवस्था होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ शोषण समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल एक समतामूलक समाज बन जाएगा, एक वैज्ञानिक समाज बन जाएगा, जहाँ व्यक्ति अपनी योग्यता, क्षमता के अनुसार काम करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा। मैं मेरे अगले वीडियोज़ में आपको मार्क्स के अन्य विचारों के ऊपर, वर्ग संघर्ष के ऊपर, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के ऊपर, ऐतिहासिक भौतिकवाद के ऊपर हम विस्तार से और चर्चा करेंगे। धन्यवाद साथियों।